नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। उज्जैन में चल रहे बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग में पहले दिन सीएम शिवराज सिंह ने विधायकों को अपने व्यवहार और प्रवास के कार्यक्रम में सुधार को लेकर समझाइश दी। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करना ही विधायकों का उद्देश्य है। ऐसे में कार्यकर्ताओं और जनता से संयम से बात की जाए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा ने विधायकों को बीजेपी की रीति नीति से अवगत कराया और संगठन की विचारधारा से काम करने की नसीहत दी। विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग में पहली बार शामिल हो रहे सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक इस प्रशिक्षण वर्ग से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आए। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग को अद्भुत बताया और कहा कि राजनीतिक जीवन में किस तरीके से शुचिता होनी चाहिए, ये प्रशिक्षण वर्ग में सिखाया गया है। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में व्यक्तिवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, जबकि बीजेपी में समाज सेवा का। बीजेपी अब विधायकों के स्टाफ का भी प्रशिक्षण कराएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई बार विधायकों के स्टाफ के आचरण के चलते विधायकों की छवि खराब होती है, जिससे चुनाव भी हार जाते हैं। ऐसे में जनता से किस तरीके से बात करें, किस तरीके से काम किया जाए, इसको लेकर विधायकों के स्टाफ के प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। पहली बात तो है कि आज का प्रशिक्षण बहुत ही अच्छा रहा। मुख्यमंत्री जी ने आखिरी में कहा कि विधायकों को अपना आचरण, विधायकों को व्यवहार, क्षेत्र में दौरे कैसे करना चाहिए, सारी चीज़ों को बहुत ही आम व्यक्ति की तरह समझाया। वो लोगों को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर व्यक्तिगतवाद का ट्रेनिंग ज़्यादा दी जाती है और यहाँ पर जनता की सेवा की ट्रेनिंग दी जाती है। और मेरा मानना है कि यहाँ पर जो बातें हुई है वो आम जनता का भला और क्षेत्र का भला ज़्यादातर कैसे कर सकते हैं और अपना जीवन जो मनुष्य जीवन मिला उसको सफल कैसे बना सकते हैं। प्रशिक्षण इसलिए आवश्यक है कि काम करते करते कई बार कई चीज़ें ध्यान से निकल जाती हैं, कई गलतियां हमसे हो जाती हैं और इसलिए समय समय पर अगर प्रशिक्षण होता है ये सारी चीज़ें उससे ध्यान में रहती हैं और इसलिए ये प्रशिक्षण हो रहा है। ये बहुत आवश्यक होता है कि विधायक के साथ में रहने वाले लोग, चाहे वो PA हों, सहायक हों, प्रतिनिधि हों या जो भी हों, इनको भी ट्रेंड किया जाए ताकि इनके दुराचरण या दुर्भाषा का प्रभाव विधायक के ऊपर या चुनाव पर नहीं पड़े, ना पार्टी संगठन पे पड़े। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी के हम दो हमारे दो वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने परिवार के लिए और अपने परिवार के दम पर राजनीति करते हैं, उन्हें किसी पर टीका टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी विधायकों के ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने उज्जैन आए थे। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि बातचीत से किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। भारत की जनता कोई नैतिक अधिकार नहीं। राहुल गांधी की बात को कांग्रेस पार्टी के लोग भी गंभीरता से लेते नहीं। जो लोग सिर्फ परिवार के बल पर ही राजनीति करते हों, परिवार के लिए ही राजनीति करते हों, उनको किसी दूसरे पर टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। बैतूल के सारने में कंगना रनौत के किसानों को आतंकवादी वाले बयान को लेकर जमकर विरोध देखने को मिला। बैतूल विधायक निलय डांगा, घोड़ा डोंगरी विधायक ब्रह्मा भलावी समेत जिले भर के सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध करने सारनी पहुंचे। यहां गेट नंबर 2 पर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद कांग्रेसियों ने जब बैरिकेड हटाकर कोल हैंडलिंग प्लांट की तरफ जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, जब कांग्रेसी नहीं माने तो पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी। पुलिस ने कंगना वापस जाओ के नारे लगाते कांग्रेसियों को जमकर खदेड़ा। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में एक महिला नेत्री सहित 6 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को चोट लगने की बात सामने आ रही है। इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन कल 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। डी पुरंदेश्वरी शनिवार की सुबह 9 बजे रायपुर पहुंचेंगी। वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेंगी। इस दौरान पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी विवाद, राजनांदगांव में मृतकों के नाम कार्यकारिणी में होने और संगठनात्मक नियुक्तियों में विवाद के मसले पर प्रदेश नेतृत्व से चर्चा करेंगी। इन मामलों की जानकारी पहले ही प्रदेश प्रभारियों को दी जा चुकी है। इससे पहले 2 बार प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का दौरा स्थगित हो चुका है। पिछले महीने धान खरीदी को लेकर बीजेपी के धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाई थी। इसी महीने के पहले सप्ताह में भी उनका कार्यक्रम तय हुआ था। वहीं सह प्रभारी नितिन नवीन भी बिहार में मंत्री बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं।
नवा रायपुर स्मार्ट सिटी की फंडिंग केंद्र से रोके जाने की खबर पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नवा रायपुर के निर्माण में हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए गए। कमीशन के चलते सारा काम कराया गया और लोग कमीशन लेकर निकल गए, लेकिन तब भी नवा रायपुर खंडर जैसा बना रहा। अब उनकी सरकार इसे बचाने का प्रयास कर रही है और इसलिए वहां मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्री के आवास समेत विधानसभा का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी जाकर वहां रहेंगे तभी वहां बसाहट तेज होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नवा रायपुर स्मार्ट सिटी की फंडिंग केंद्र सरकार की तरफ से रोकी गई है तो वो दोबारा केंद्र सरकार से बातचीत कर उसे जारी करने का अनुरोध करेंगे। हजारों करोड़ रुपए उन्होंने लगाए, उसमें कोई रहता है क्या? वहाँ मुख्यमंत्री निवास, मंत्रिमंडल निवास, राजभवन, विधानसभा सबके बनाने की स्वीकृति मैंने दी है और निर्माण कार्य शुरू भी हो गया है। तो हम लोग जाकर रहेंगे तब तो शहर बसेगा, और हम ही लोग नहीं रहेंगे तो शहर हजारों करोड़ रुपए फूंक दे खंडर, वो कमीशन खोने के लिए बनाया गया था। हस्तशिल्प उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के नाम पर फोटोशूट कराकर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा IBC 24 ने किया था। अब इसमें कुछ और खुलासे हुए हैं। हस्तशिल्प बोर्ड के अफसरों ने इस फर्जीवाड़े के लिए छत्तीसगढ़ क्रय नियमों से लेकर टेंडर की आधा दर्जन नियम कायदों की धज्जियां उड़ा दी हैं। ना तो प्रॉपर कमेटी बनी, न कीमत तय हुए और न ही टेंडर से जुड़ी किसी प्रक्रिया को अपनाया गया, यानी लाखों के घोटाले को मनमाने तरीके से अंजाम दिया गया। कोरोना काल में जब सारे एम्पोरियम बंद थे तो हस्तशिल्प उत्पादों के लिए एग्जीबिशन लगाने पर पाबंदी थी। लिहाजा हस्तशिल्प उत्पादों को ऑनलाइन बेचने इनके फोटोशूट का फैसला लिया गया। लेकिन इसी की आड़ में 20 लाख रुपए से ज्यादा का फोटोशूट कराकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। इतने बड़े काम के लिए न कमेटी बनाई गई, न टेंडर का प्रकाशन हुआ और न ही दर निर्धारण कर चयनित फर्म को वर्क ऑर्डर दिया गया। महज कुछ फर्म से कोटेशन मंगाकर काम दिखा दिया गया। अब हस्तशिल्प बोर्ड की ओर से देयक भुगतान के बिल को देख लीजिए। कुल 21 बिल के जरिए एक ही फर्म को 20 लाख से ज्यादा का भुगतान किया गया, लेकिन हर बिल को 90 से 99 हजार के बीच दिखा दिया गया ताकि टेंडर नियमों से बचा जा सके। जबकि 1 लाख से कम का काम 3 कोटेशन के आधार पर किया तो जा सकता है, लेकिन एक फर्म को साल में केवल एक ही काम दिया जा सकता है। जबकि इस मामले में एक ही फर्म को 2 से 3 दिनों के अंतराल पर 99 हजार के आसपास का भुगतान किया गया। हालांकि बोर्ड के MD इन सारी गड़बड़ियों से ही इनकार कर पूरी प्रक्रिया को जायज ठहरा रहे हैं। कोई अनियमितता नहीं है इसमें और पूरी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। और ये पिछले 7-8 महीने में जबकि हमारे एग्जीबिशंस और प्रदर्शनियां बंद थी, उस समय ऑनलाइन प्रेजेंस के माध्यम से सामानों को विक्रय कर पाने में की दिशा में हमने काम शुरू किया था। इस देयक बिल में बिल क्रमांक भी संदेहास्पद है। 15 मार्च 2020 से लेकर 7 नवंबर 2020 के बीच कराए गए फोटोशूट में हर बिल का क्रमांक एक ही है, जबकि जानकार मानते हैं कि हर बिल का बिल क्रमांक अलग अलग होना चाहिए। सूत्रों की माने तो जितनी बड़ी संख्या में फोटोशूट होना बताया जा रहा है, दरअसल उतनी संख्या में फोटो भी उपलब्ध नहीं है। देखना होगा कि अब सरकार इनमें क्या कार्रवाई करती है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तमिलनाडु के विरुधुनगर स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में शुक्रवार को आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 14 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि विरुधुनगर स्थित इस फैक्ट्री में अचानक विस्फोट हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही फायर टीम मौके पर पहुंचे। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। वहीं हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष के जरिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई 25 वर्षीय बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की नृशंस हत्या का मामला अब सियासी रंग लेता जा रहा है। घटना के बाद से इलाके में काफी तनाव है और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शुक्रवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देते हुए पार्टी की तरफ से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई। गुप्ता ने केजरीवाल सरकार से मृतक के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद देने की मांग की है। और अब कुछ खबरें विस्तार से। एक मां का अपने बच्चों को बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सागर के बीना के बमहोरी कला गांव की महिला अपने 2 बच्चों को बेरहमी से पीट रही है।
वीडियो की तहकीकात पर जो कहानी सामने आई वो हैरान कर देने वाली है। जेल में बंद अपने पिता और भाई की जमानत कराने पर महिला अपने पति से नाराज दिखी। महिला नहीं चाहती कि पति अपने पिता और भाई की मदद करे, लेकिन नहीं मानने पर वो पति के सामने ही अपने बच्चों को बेरहमी से पीटती रही। मोहन कुशवाहा ने अपनी पत्नी के इस कृत्य का वीडियो बनाकर पुलिस में शिकायत की है। सागर के एएसपी विक्रम सिंह ने बताया कि मोहन की शिकायत पर बीना थाने का पुलिस अमला बमहोरी गांव पहुंचा और वहां महिला से पूछताछ के बाद दोनों बच्चों का मेडिकल भी कराया गया। जहां बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वहीं महिला ने अपनी गलती मानते हुए पति से समझौता कर लिया है। बीना क्षेत्र अंतर्गत बमोरी कला गांव है, जहां की मोहन कुशवाहा ने थाने में आके बताया कि उनकी पत्नी जो है उनके 2 बच्चियों के साथ मारपीट कर रही है, हो सकता है उनको मार दे। इसको पुलिस ने गंभीरता से लिया। इसमें थाना प्रभारी, हमारे यहाँ से महिला सस्पेक्टर, महिला आरक्षक तत्काल मौके पर गए। झांसी से अपहरण कर लाए गए डॉक्टर गुरु बक्सानी केस में मुरैना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं झांसी पुलिस ने भी 2 आरोपियों की धरपकड़ की है। अपहरण के लिए मुरैना के आरोपी रामलखन ने बदमाशों के लिए गाड़ी की व्यवस्था की थी। 29 जनवरी को झांसी से डॉक्टर गुरु बक्सानी का अपहरण किया गया, जिसमें शिवपुरी के रहने वाले राजवीर गुर्जर, दतिया के बादाम सिंह, पुष्पेंद्र गुर्जर के अलावा मुरैना के रामलखन सहित एक अज्ञात आरोपी शामिल है। हिंगोना के जंगल से किसी तरह डॉक्टर बदमाशों के चंगुल से भाग निकला। बता दें कि झांसी में डॉक्टर बादाम सिंह की चाय की दुकान में घूमने आया करते थे। वहीं से उनके अपहरण की योजना बनाई गई, पर डॉक्टर के भागने से पूरी योजना धरी की धरी रह गई। इसमें हिंगोना खुर्द से रामलखन गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं झांसी पुलिस भी अपने तरीके से जांच में जुटी हुई है। डॉक्टर गुरु बक्सानी की जो किडनैपिंग झांसी में 29 तारीख को हुआ था, 3 अज्ञात लोगों के द्वारा उनको किडनैप किए गए थे। इस क्रम में 4 टीम हमारे द्वारा गठित किया गया था। टीम का सफलता कल शाम को मिली है। ये जो अपहरण हुआ था झांसी से कुछ दिनों पूर्व, इस पे झांसी की टीम लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और जो मुरैना पुलिस द्वारा उचित सहायता प्रदान की जा रही थी। इसी तारतम्य में जो इसके मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। जबलपुर के इंडस्ट्रियल एरिया मनेरी में स्थित भूमिजा स्टील प्लांट में देर रात धमाका हुआ। इस धमाके में 7 मजदूर बुरी तरह से झुलसे। इनमें से एक मजदूर की जहां मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं बाकी झुलसे हुए मजदूरों को अस्पताल लाया गया है। भूमिजा स्टील प्लांट में लोहे का सामान बनाया जाता है। इसके बॉयलर में जिस वक्त काम हो रहा था, उसी वक्त अचानक तेज आवाज के साथ बॉयलर फट गया और पिघला हुआ लोहा इन मजदूरों के ऊपर आ गिरा, जिस वजह से उसके पास काम कर रहे 7 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। इनमें से 23 वर्षीय युवक अवधेश कुमार लोधी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन ने आनंद फानंद में झुलसे हुए मजदूरों का मेडिकल अस्पताल भेजा। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने सभी घायलों को निजी अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए शिफ्ट करवाया है। इस दौरान मृतक अवधेश लोधी के परिजनों ने स्टील प्लांट के मालिक पुनीत बंसल पर मामले को दबाने की कोशिश का आरोप लगाया है। और मेरे को 2 बजे खबर मिली जब ये लोग को हॉस्पिटल लाया गया। मैं सुबह जब जानकारी मुझे मिली तो मैं दौड़ा चला आया हॉस्पिटल में। कैसे लगा था, क्या हो गया? सर मेरे को वहाँ पे मैं था नहीं, बंद माल गया था, क्या गया था मेरे को कुछ पता नहीं था, इसलिए मैं नाइट में ड्यूटी में नहीं था, कमरे में था। ये मनेरी स्टील प्लांट से आया होता है। वहाँ पे जो होता है मिट्टी होती है वो ब्लास्ट हुई है, तो उसका जो लोहा जो होता है वो पिघल के इनके ऊपर गिरा होता है, ऐसा होता है। रायगढ़ शहर में एक तरफ तो 2021 के लिए नए मास्टर प्लान की तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर 2011 के मास्टर प्लान को ही अब तक लागू नहीं कर पाया है। 2011 के मास्टर प्लान में जहां ग्रीन बेल्ट दर्शाया गया था, उन जगहों पर अब कॉलोनियां बन चुकी हैं और सड़कों की चौड़ाई भी अब तक मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं है। 2011 के मास्टर प्लान में शहर के मुख्य मार्केट में जिन सड़कों को 60 फीट तक चौड़ा दर्शाया गया, वो 10 साल बाद भी मुश्किल से 40 फीट की ही बन पाई हैं। ऐसे में नए मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। कल इनका डिमार्केशन किए हैं, उसके बाद व्यापारी को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं कि हमारी योजना क्या है, हम कितना मीटर आपकी रोड को तोड़ेंगे, कितना शहर की कौन कौन सी रोड को हम तोड़ेंगे, उनका विस्थापन क्या करेंगे, उनको कंपनसेशन क्या देंगे। इस बार जो है जो मास्टर प्लान बन रहा है अमृत मिशन के अंदर, वो NRSC से जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, सैटेलाइट बेस्ड डाटा, उसके बेसिस पे वो बनाया जा रहा है और वो अमृत मिशन के अंदर बनाया जा रहा है। उसको TCP गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।
हम एग्जिस्टिंग की बात कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग जो 18 मीटर है, जो ट्रैफिक के हिसाब से संतुलित रहता है, उसमें भी लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। तो अभी हमने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी, माननीय सांसद महोदय के अध्यक्षता में विधायक भी थे उसमें। तो उसमें यह कहा गया कि इनमें डिवाइडर लगाया जाए और साथ ही येलो लाइन की मार्किंग की जाए। कोरोना संकट काल के बाद से बंद पड़े स्कूल और कॉलेज जल्द ही खुल सकते हैं। विशेष और पूरक परीक्षा के बाद रविशंकर विश्वविद्यालय ने सामान्य परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू कर दी है। कॉपियों के सेट से लेकर बैठने की व्यवस्था तक की तैयारी विश्वविद्यालय ने शुरू कर दी है। इस साल कोविड प्रोटोकॉल भी मेंटेन करना है, ऐसे में परीक्षा की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। उम्मीद है कि 13 फरवरी को होने वाले कैबिनेट की बैठक में विश्वविद्यालय समेत महाविद्यालयों को खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले सप्ताह से विश्वविद्यालय खोल दिए जाएंगे। अभी कई प्रैक्टिकल भी छात्रों से कराए जाने हैं और वो भी अगले सप्ताह से शुरू किए जा सकते हैं। जो इन हाउस ऑपरेशन अपना, उससे बाहर वालों को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। स्टूडेंट्स का तैयारी पूरी है और जैसा भी फिर जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन का जैसा भी निर्देश होगा, जो SOP फॉलो करना है, जो निर्देश आएगा उसको फॉलो करते हुए एग्ज़ाम होने हैं। कक्षाओं की संख्या तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि अपन जब दूर दूर बिठाएंगे तो 12 लोकल स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत के साथ ही यात्री किराए में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले की तुलना में यात्रियों को लगभग दुगना अब किराया देना होगा, जिसमें बिलासपुर से डोंगरगढ़ के बीच का किराया 30 से 80 रुपए कर दिया गया है, जो पहले 10 से 45 रुपए के बीच था। MST यात्रियों के लिए भी अलग से कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है, ऐसे में उन्हें भी निर्धारित किराया देना होगा। दरअसल यात्री सुविधा के लिए आज से साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने 12 लोकल ट्रेन शुरू किए हैं। कोविड के दौरान यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराई जा सके, इसके लिए स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से रेल सुविधा शुरू की जा रही है। 12 नए लोकल ट्रेन के चलने के बाद SECR जोन ने और 19 ट्रेनों का प्रस्ताव भी बोर्ड को भेजा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी की घोषणा के बाद बिलासपुर के चकरभाटा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने के साथ एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। हालांकि अब तक संचालन, रूट और टिकट बुकिंग की प्रक्रिया का निर्धारण नहीं हुआ है। घोषणा के मुताबिक 1 मार्च से बिलासपुर के चकरभाटा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू की जानी है। सुरक्षा की जिम्मेदारी बिलासपुर पुलिस और CAF संयुक्त रूप से संभालेंगे। वहीं अधिकारियों की माने तो अलायंस एयर समेत दूसरी कंपनियां भी आने वाले दिनों में एयरपोर्ट पर ट्रायल रन कर सकती हैं। आपको बता दें कि बिलासपुर से दिल्ली, प्रयागराज, जबलपुर और भोपाल के लिए हवाई सुविधा की स्वीकृति मिली है। जितना भी निर्माण कार्य चल रहा था वो सब कंप्लीट कर लिया गया है। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बस अब वेट इसी चीज़ का है कि एयरलाइंस की जो सिक्योरिटी वेटिंग होनी है वो इंस्पेक्शन कब होगी, वो जितनी जल्दी होगी और उसके बाद में फिर आगे के जो फ्लाइट्स हमारी स्टार्ट होंगी ऑपरेशनल, उसी के लिए सब तैयारियां जो है उनकी चेकिंग की गई हैं और वो कंप्लीट है। कौन सी फोर्स कहाँ पे रहेगी, कौन सा अधिकारी को कहाँ पे रखा जाएगा और किस तरीके से सिक्योरिटी का पूरा मैनेजमेंट यहाँ पे किया जाएगा, तो उसकी पूरी तैयारी है और हम लोग होपफुल है कि जल्दी ही यहाँ से सेवा शुरू हो जाएगी। बैंक विहीन क्षेत्रों में ग्राहकों को उनके दरवाजे तक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की ओर से ATM युक्त मोबाइल वैन बैंकिंग सुविधा शुरू की गई है। मोबाइल वैन बैंकिंग सुविधा का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री TS सिंहदेव ने किया। ग्रामीण बैंक की ओर से अभी 5 मोबाइल वैन उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन जल्द ही लगभग 8 और मोबाइल वैन में ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में आज भी कई गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ने मोबाइल वैन बैंकिंग सुविधा पर फोकस किया। शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री TS सिंहदेव ने ग्रामीण बैंक की ATM युक्त मोबाइल बैंकिंग वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नाबार्ड के सहयोग से भारतीय रिजर्व बैंक एवं छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त प्रयास से ये सुविधा शुरू हुई है। इस मोबाइल वैन के माध्यम से किसान अपने डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकेंगे और लोगों में बैंकिंग जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा। CRGB अपनी 613 शाखाओं और 3100 BC के माध्यम से प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकी युक्त बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहा है। फिर भी ऐसे कई इलाके हैं जहां लोगों को बैंकिंग सुविधा नहीं मिल पाई है। इस नए प्रयोग से लोगों को अब उनके गाँव में ही बैंकिंग फैसिलिटी मिल पाएगी। हाट बाजारों में डिजिटल जमाने की पहुंच कि जो पैसा निकालना चाहें अपेक्स बैंक के माध्यम से ही हो रहा है। तो ये बड़ा कदम है कि बैंकिंग सेक्टर, कोऑपरेटिव क्षेत्र का भी डिजिटल सेवाओं से सीधे जुड़ के हाट बाजार में
पैसों की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय समावेश एवं वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के साथ साथ बैंकिंग की आधुनिक सुविधा को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ ग्रामीण बैंक आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में ऐसी लगभग 8 और वैन को छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में भेजने की योजना है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की इस सुविधा से सबसे ज्यादा फायदा प्रदेश के किसानों को मिलेगा। कृषि अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूती मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड की ओर से इस योजना के लिए विशेष सहयोग प्रदान किया गया है। डीसी भी कई जगह हम सही तरीके से नहीं पहुंचा पाते, तब ये मोबाइल वैन हमें कनेक्टिविटी बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। तो अभी हमने 14 वैन लगवाई हैं और जून तक ये एक्चुअली डिप्लॉय भी हो जाएंगी और इससे मुझे लगता है कि वित्तीय सहायता देने में या साक्षरता बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड की ओर से इस योजना के लिए विशेष सहयोग प्रदान किया गया है। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक एम सोरेन के मुताबिक कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नाबार्ड लगातार अलग अलग बैंकों को सहयोग कर रहा है। नहीं, हमारा तो हमेशा सहयोग जारी रहता है। खाली छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक को नहीं, सभी बैंक को जारी रहता है और अलग अलग एक्टिविटीज़ है जिसमें हम लोग दे रहे हैं। उसके अलावा ये एक मोबाइल वैन प्रोवाइड करना एक दूसरा एक्टिविटीज़ है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक प्रदेश का सबसे बड़ा बैंक होने के नाते शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अपनी जिम्मेदारियों के सफल निर्वहन के साथ लाभ देने के क्षेत्र में भी बैंक देश के दूसरे ग्रामीण बैंकों में अग्रणी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए फास्ट 50 ऋतु सिंह के साथ। नमस्कार।